नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और शुरू हो चुका है हमारा रोजनामचा जनता जंक्शन शो। पहले शो में बढ़े उससे पहले आप सभी को दिवाली के बाद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सभी छुट्टी पर थे इसलिए 2-4 दिन से वीडियो नहीं आ रहा था और आज से छठ महापर्व की शुरुआत हो गई है। उसकी सभी व्रतियों को हार्दिक शुभकामनाएं। अब बढ़ चलते हैं शो में। सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर को लेकर के। हम आज क्या बात करेंगे? तो बड़ी खबर को लेकर के बात करेंगे छठ पर्व के ही इर्द गिर्द। छठ पर्व कैसे मनाया जाता है, क्यों इसकी शुरुआत हुई, क्या इसकी मान्यताएं हैं और अभी बिहार में ये कैसे मनाया जा रहा है। लेकिन उससे पहले खबरें इन शॉर्ट। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक लगातार एनसीबी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। इसी कड़ी में बुधवार को नवाब मलिक ने पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर एक गंभीर आरोप लगाया और उन्होंने कहा, जब देश में 2016 में नोटबंदी की गई थी तो देश भर के अलग अलग हिस्सों से काफी मात्रा में नकली नोट पकड़े गए थे, लेकिन 8 अक्टूबर 2017 तक महाराष्ट्र में एक भी नकली नोटों का मामला सामने नहीं आया था और इसकी वजह और जिम्मेदार उस वक्त के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं। उनके ही संरक्षण में जाली नोटों का खेल महाराष्ट्र में चल रहा था और एनसीबी उस मामले में महाराष्ट्र सरकार की मदद कर रही थी। उन्होंने कहा कि जाली नोटों की जांच का मामला एनआईए को दे दिया जाना चाहिए। गौरतलब हो कि नवाब मलिक जब से आर्यन खान ड्रग्स केस हुआ है, एनसीबी उसमें शामिल हुई है, समीर वानखेड़े उसमें शामिल हुए हैं, तब से नवाब मलिक लगातार एनसीबी और उसके आसपास से जुड़े हुए लोगों पर आरोप लगाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में देवेंद्र फडणवीस पर उन्होंने आरोप लगाया है। देखने वाली बात होगी कि देवेंद्र फडणवीस उस पर क्या कहते हैं और एनसीबी इस मामले पर क्या बयान देती है। अगला इन शॉर्ट किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर तकरीबन 1 साल से किसानों का प्रदर्शन चल रहा है और इस दौरान कई ऐसे मामले सामने आए हैं, कई ऐसे मौके सामने आए हैं जिनमें संदिग्ध परिस्थितियों में कई किसानों की मौत हो गई है। इसी कड़ी में एक और मामला सामने आया है। एक 45 वर्षीय किसान का शव फांसी के फंदे पर लटका मिला है। हालांकि अभी मौत के कारणों का साफ पता नहीं चला है। कथित तौर पर इसको आत्महत्या कहा जा रहा है, लेकिन पुलिस इसमें हत्या के एंगल की भी जांच कर रही है। मृतक किसान की पहचान फतेहगढ़ साहिब जिले के अमलो इलाके के 45 वर्षीय गुरमीत सिंह के रूप में हुई है। बताया जा रहा है किसान बीकीयू सिद्धपुर यूनियन से संबंधित था। पुलिस ने सीआरपीसी की धारा 174 के तहत जांच करनी शुरू कर दी है। तकरीबन 1 महीने पहले भी ऐसा ही कुछ मामला सामने आया था, जिसमें 15 अक्टूबर को सिंघू बॉर्डर पर एक किसान की हत्या हो गई थी, जिसका आरोप 3 निहंग सिखों पर लगा था। पुलिस उस नजरिए से भी इस केस को देखने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा इन शॉर्ट संसद के शीतकालीन सत्र से जुड़ा हुआ। 29 नवंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है। 2020 का संसद सत्र कोरोना वायरस के चलते रद्द हो गया था और यह शीतकालीन संसद सत्र तकरीबन 2 साल बाद फिर से होने जा रहा है। इसके पहले 2016 में भी संसद के शीतकालीन सत्र में महज 15% काम हुआ था। उसके बाद 2018 और 17 में ठीक ठाक काम हुआ और 2019 में 111% काम हुआ। उसके बाद 2020 में रद्द रहा और 2021 में संसद सत्र पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। देखने वाली बात होगी कि इस दौरान सरकार क्या फैसले लेती है और विपक्ष किन मुद्दों को लेकर के बात करती है। आज के इन शॉर्ट्स में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। दिन की बड़ी खबर में बात करेंगे बिहार के पर्व, देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों के पर्व, छठ महापर्व को लेकर के, जो कि कल शाम से शुरू हुआ है। आज की बड़ी खबर में उसी को लेकर के बात करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि आज क्या कुछ हुआ छठ महापर्व के इर्द गिर्द। उसके अलावा जानने की कोशिश करेंगे इसके ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व को लेकर के। कल शाम से नहाए खाए के साथ ही कार्यक्रम शुरू हुआ, छठ महापर्व शुरू हुआ। आज अलग अलग घाटों पर डूबते सूर्य को अर्घ देने के साथ बिहार और उसके आसपास के हिस्सों में श्रद्धालु पूजा करना शुरू कर चुके हैं। अलग अलग घाटों पर दोपहर के 1 बजे से ही व्रतियों का पहुंचना शुरू हो गया है और प्रशासन ने भी इसको लेकर के पूरी तैयारी कर ली है। सुरक्षा के तमाम इंतजामों को मुस्तैद कर लिया है, जिससे किसी भी संभावित खतरे से निपटा जा सके, क्योंकि कोरोना वायरस के चलते तकरीबन 2 साल से छठ महापर्व नहीं हो रहा था और इस बार हो रहा है, लेकिन छठ के दौरान भी कोरोना का खतरा अभी भी पूरी तरह से टला नहीं है। इसको लेकर के प्रशासन काफी मुस्तैद है। दंडवत करते हुए श्रद्धालु गंगा और अन्य नदियों के किनारे पर पहुंच रहे हैं, उनके घाटों पर पहुंच रहे हैं। अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देने के लिए श्रद्धालुओं का आना जाना शुरू हो गया है। आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन की तरफ से जगह जगह पर रिकवरी एम्बुलेंस तैयार कर दी गई हैं। साथ ही गंगा किनारे के तमाम सरकारी और निजी अस्पतालों को अलर्ट पर रहने के लिए भी कहा गया है, ताकि अगर कुछ भी अनहोनी होती है तो उससे जान माल की नुकसान से बचा जा सके। छठ महापर्व आधिकारिक रूप से पूरी छूट के साथ बिहार में 2 साल के बाद हो रहा है।
जिसको लेकर के व्रतियों में काफी ज्यादा उत्साह है। लोगों की पौराणिक और धार्मिक मान्यताएं इस त्योहार से जुड़ी हुई हैं, जिससे कि लोग इससे भी ज्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले, खास करके बिहार के लोग इस त्योहार पर भले साल भर घर ना आए, लेकिन छठ के दौरान जरूर आते हैं और कम से कम इन 3 दिनों के दरमियान अपने घर में रहने की कोशिश करते हैं। आइए जानते हैं कि ये पर्व इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है और लोग इतना ज्यादा भावनात्मक रूप से इससे जुड़े क्यों हैं, इस त्योहार की मान्यता क्या है। इस संदर्भ में कई कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार, एक मान्यता के अनुसार, जब राम सीता 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे, तब रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने ऋषि मुनियों के आदेश पर राजा सूर्य का यज्ञ करने का फैसला लिया था। सीता ने मुद्गल ऋषि के आश्रम में रहकर 6 दिनों तक सूर्यदेव भगवान की पूजा की थी। सप्तमी को सूर्यदेव के सूर्योदय के समय पर फिर से अनुष्ठान करके सूर्यदेव से आशीर्वाद प्राप्त किया था। छठ को लेकर के एक और कथा प्रचलित है। उस कथा या किंवदंती जो भी कह ले, उसके अनुसार जब पांडव सारा राजपाट जुए में हार गए, तब द्रौपदी ने छठ का व्रत रखा था। इस व्रत से उनकी मनोकामना पूरी हुई और पांडवों को उनका खोया हुआ राजपाट वापस मिल गया, जिसके बाद से देश के अलग अलग हिस्सों में छठ महापर्व मनाया जाने लगा। भारत के साथ साथ अमेरिका, जापान सहित देश के कई दुनिया के अलग अलग हिस्सों में सूर्य की उपासना अलग अलग रूपों में की जाती है। मध्य अमेरिका के लोग सूर्य को तोना तिहु के रूप में पूजते हैं। यहां माना जाता है कि सूर्य फसलों को खुशहाली देते हैं और साथ साथ इंसानों के जीवन में भी खुशहाली का प्रेरणा स्रोत होते हैं। वहीं जापान में सूर्य को माता के रूप में पूजा जाता है। उन्हें संपूर्ण ब्रह्मांड की देवी जापानी मान्यता में माना जाता है। जापान के होन्शु द्वीप पर इनका मंदिर भी है। ईरान में भी सूर्य को ईश्वर माना गया है। ग्रीक और रोमन इतिहास के मुताबिक भी, जिनका जिक्र हिंदू पुराणों में भी है, उनको शक्ति का प्रतीक माना गया है। सूर्य को शक्ति का प्रतीक माना गया है। माना जाता है कि सूर्य को मित्र देव के रूप में कहा जाता है। माना जाता है कि मित्र की उत्पत्ति ब्रह्मांड में स्वयं ही एक गुफा के भीतर 25 दिसंबर को हुई थी और उन पर किसी का भी वश नहीं चलता है। वहीं मिस्र के उगते हुए सूर्य को होरूस, दोपहर के सूर्य को रा कहा जाता है। मिस्र के लोगों के अनुसार दुनिया पर रा का ही राज है। जैसे हमारे यहाँ मान्यता है सूर्य सबसे शक्तिशाली देवता है, उसी तरह मिस्र के लोगों की मान्यता है सूर्य को रा कहते हैं वो लोग, तो उनका मानना है कि रा का ही राज पूरी दुनिया पर है और ये अपने सिर पर एक बाज को रखे हुए है जो पूरी दुनिया की चौकसी करता है और इंसानों का असुरों से संरक्षण करता है। यूनानी कथाओं में अपोलो को ईश्वर के समक्ष दर्जा दिया गया था, लेकिन वो सूर्य के रथ के साथ वो दृष्टिगोचर नहीं हुए, जिसकी वजह से सूर्य को सबसे ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है। दूसरी ओर रोमन के लोगों में अपोलो की तुलना सूर्य से की गई है और उनकी पूजा सूर्य के रूप में ही की जाने लगी। अपोलो की पूजा कुछ दिनों बाद रोमन कथाओं के अनुसार, रोमन मान्यताओं के अनुसार अपोलो देवता जो है उनकी पूजा सूर्य के रूप में की जाने लगी। महापर्व छठ की महत्ता के कारण ही लोग इससे जुड़ते चले गए और इस मौके पर बाहर देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में काम करने वाले लोग भी अपने अपने घरों पर आकर के अपने परिवार के साथ इस महापर्व को मनाने की कोशिश करते हैं। हर साल दिवाली के छठे दिन छठ पूजा का आयोजन होता है। इस साल भी छठ पूजा को लेकर के लोगों का उत्साह चरम पर है। जो आपने कहानियां सुनी, इसमें से अधिकतर कहानियां ढूंढने में ईटीवी भारत की वेबसाइट से हमको मदद मिली थी। आप सभी व्रतियों को प्रणाम और शुभकामनाएं इस छठ महापर्व की। साथ ही ख्याल रखें, घाटों पर अलग अलग तरह के खतरे होते हैं, उसको लेकर के भी सतर्क रहें और प्रशासन की ओर से दी गई समझाइशों को माने और भगवान सूर्य से प्रार्थना करें कि सब कुछ सही रहे, सबके जीवन में खुशहाली आए, सूर्यदेव सभी को आशीर्वाद प्रदान करें। आज की बड़ी खबर में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं आज के कानून की तरफ। आज के कानून के हिस्से में हम किसी अदालती फैसले की बात नहीं करेंगे, बल्कि बात करेंगे आरटीआई को लेकर के, सूचना के अधिकार के अधिनियम को लेकर के, कि उस अधिकार के अंतर्गत आप किन किन सूचनाओं को नहीं मांग सकते हैं या मांगते हैं तो कोई भी उन सूचनाओं को देने के लिए बाध्य नहीं है। मूलतः इस अधिकार के लिमिटेशंस की बात करेंगे। मूलतः ऐसा होता है कि जिससे देश की एकता और अखंडता और किसी व्यक्ति के निजी अधिकारों की क्षति होने वाली सूचनाएं हों, उन्हें आप नहीं मांग सकते हैं या वो सूचनाएं देने के लिए बाध्य नहीं है। इस चीज के लिए आरटीआई एक्ट के तहत धारा 8 का निर्माण किया गया है, जिसमें यह व्याख्या प्रस्तुत की गई है कि किन विषयों को सूचना के अधिकार के अधिनियम से छूट दी गई है। और अभी हाल ही में इसको लेकर के और भी इसका विस्तार किया गया था, जिसमें कुछ और क्षेत्रों को भी जोड़ा गया था, जिसको कहा गया कि आरटीआई के दायरे को कम करना है और कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से
कुछ खास लोगों को, कुछ खास विभागों को बचाने की कोशिश की जा रही है। खैर, उसको लेकर कभी बात कभी और। आज हम जानेंगे कि कौन कौन सी ऐसी सूचनाएं हैं जिन पर रोक लगाई गई है, जिनको आप नहीं मांग सकते हैं या आप मांगते हैं तो देने के लिए बाध्य नहीं है। ऐसी सूचनाएं जिसके प्रकाशन पर न्यायालय या किसी न्यायपालिका के अंतर्गत आने वाली संस्था के द्वारा प्रकाशन पर रोक लगाई गई हो, या जिसके बाहर आने से न्यायपालिका से जुड़ी हुई संस्थाओं की अवमानना होती हो। इसके अलावा ऐसी सूचना जिसके बाहर आने से संसद या किसी राज्य की विधानमंडल के विशेषाधिकार पर असर पड़ता है। वो सूचनाएं जिनमें गोपनीयता या बौद्धिक संपदा शामिल हो, जिसके बाहर आने से आर्थिक रूप से दो प्रतियोगियों में एक को फायदा एक को नुकसान हो सकता है, ऐसी सूचनाएं आप नहीं मांग सकते हैं। साथ ही किसी विदेशी सरकार से आप सूचनाएं नहीं मांग सकते हैं। इसके अलावा ऐसी सूचना जिसके बाहर आने से किसी भी व्यक्ति के जीवन में शारीरिक सुरक्षा का खतरा पड़ रहा हो, उन सूचनाओं को नहीं मांग सकते हैं। साथ ही जिससे अपराधियों के पकड़े जाने में, अभियोजन की प्रक्रिया में, उनको गिरफ्तार करने में, उन पर आरोप चलाने में अड़चन पड़ेगी, उनको नहीं मांग सकते हैं। साथ ही ऐसी सूचनाएं जो देश की आंतरिक सुरक्षा पर खतरा हो सकती हैं, जिनके बाहर आने से देश की आंतरिक सुरक्षा पर खतरा होने की संभावना होगी, ऐसी सूचनाएं नहीं दी जाएंगी। और साथ ही साथ ऐसी सभी व्यक्तिगत सूचनाएं जिनके प्रकटन से, जिनके बाहर आने से किसी का भी लोकहित का कोई संबंध नहीं है, वो सूचनाएं नहीं दी जाएंगी। अगर आपको आरटीआई के बारे में और जानना है तो आप आरटीआई की वेबसाइट पर जाकर के पढ़ सकते हैं, और सरल रूप से पढ़ना है तो लाइव लॉ की वेबसाइट पर भी इसके बारे में कई लेख मौजूद हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं। अब आज के कानून के हिस्से में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं आखिरी हिस्से की तरफ, जो है नसीहत। आज के नसीहत में सुरेंद्र मोहन पाठक जी की एक बात, वो कहते हैं कि कोई भी काम नामुमकिन नहीं होता है, बस मुश्किल होता है, ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं होता है। जिंदगी में हमें ये सीख लेनी चाहिए कि हम कुछ भी कर रहे हैं, मुश्किलातें आ सकती हैं, चीजें थोड़ा कठिन हो सकती हैं, थोड़ा जो हम चाह रहे हैं वो होने में देर लग सकती है, लेकिन कुछ भी नामुमकिन नहीं है। बाकी मौज करिए, कल फिर मिलेंगे इसी समय पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अगर कार्यक्रम पसंद आया हो तो इसको दोस्तों के साथ साझा करें। शुक्रिया।